बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं साइमा कमल और आप देख रहे हैं चीख उठा कराची। मेरा प्रोग्राम जैसे ही नशर होता है तो जब हमारा प्रोग्राम चलता है तो उस पर हमारा जो नंबर है एक अर्ज़ दराज से वो उसके ऊपर जो मेंशन हुआ है ना, जैसे ही मेरा प्रोग्राम चलता है उसके साथ ही वो मुसलसल रिंग करना शुरू कर देता है। और मुझे हैरानगी और अफसोस इस बात पे होता है कि एक स्टोरी कवर करने के दौरान पे मेरे पास पूरे कराची से ऐसी ऐसी जगहों से कॉल्स आती हैं कि हमारे साथ भी इसी तरीके से मामला हुआ है, हमें भी इंसाफ की इसी तरीके से हम लोग मुतलाशी हैं, लेकिन हमें इंसाफ इस वजह से नहीं मिल रहा कि कोई हम गरीब हैं। मैं आज एक नौजवान बच्चा जिसको कत्ल कर दिया गया, और आपको मेरे ख्याल में कि बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होगा कि एक न्यू कराची के सेक्टर 11 के एक छोटे से मोहल्ले के अंदर एक बेचारा मासूम बच्चा मार दिया गया 5 महीने पहले, और उसकी खबर तक किसी को नहीं हुई है। और उसका बाप दर दर जाके उसका बाप बूढ़ा ठोकरे खाता फिर रहा है किसी तरीके से इंसाफ मिल जाए। मसला ये है कि पाकिस्तान और बिलखुसूस कराची में इंसाफ सिर्फ अमीर के लिए होता है। ये बात तो आपने कई बार आपने सुनी होगी और देखी भी होगी। अमीर इंसाफ लड़के ले लेता है क्योंकि उसकी पसली इतनी मजबूत होती है। गरीब एक वक्त के ऊपर आके सिर्फ अल्लाह पे छोड़ता है कि अल्लाह ही अब इसका इंसाफ करेगा। हमारे में इतनी ताकत नहीं है, कानून में इतना दमखम नहीं है। मैं प्रोग्राम करके आई, लास्ट वीक आपने देखा एक लड़की को उसके शौहर ने कत्ल कर दिया। अभी हम करके आए थे तो इसी दौरान में रिंग होना शुरू हुआ हमारा नंबर, ऑफिशियल नंबर, और एक बाप की भराई हुई आवाज़ हमें सुनाई दी जो एक इल्तजा नहीं कर रहा था, वो बैन कर रहा था मर्द होने के बावजूद कि मेरा कोई साथ नहीं दे रहा है। 5 महीने हो गए मुझे पुलिस स्टेशन इधर उधर जिधर हम लोगों को बताया गया कि इस दरवाजे के ऊपर जाओ, हमने हर वो तरीका अपनाया, लेकिन मेरा कसूर सिर्फ ये है कि मैं गरीब आदमी हूँ। मेरा बच्चा 5 महीने से मनो मिट्टी तले सुला दिया गया और ये जुल्म इतना बड़ा है, इसके बावजूद मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही। ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई ऐसी कॉल हमारे पास आए और हम उस जगह पर ना आए। हसनैन के कत्ल को आज 5 महीने गुजर चुके हैं, लगभग 5 से 6 महीने। इस बच्चे के वालिद की अगर आप हालत अभी जिस घर में मैं आपको लेकर जा रही हूँ, आप ज़रा घर वालों की हालत देखिएगा। इस वक्त मैं घर में आपको लेकर जा रही हूँ। ये एक भराई हुई आवाज़ मुझे रात भर सोने नहीं दे रही थी कि जिस वक्त एक बाप की एक आहो बका मैंने सुनी है। आप सोचिए कि एक बाप जिसको इस वक्त इस उम्र के हिस्से में अपने उस बेटे का सहारा, सही मानों में वो मैच्योर होना था, वो सहारा उसको अपने बाप को संभालना था, आज उसका बाप उसके जनाजे को कंधा देने के बाद 5 महीने से इंसाफ की तलाश में धक्के खा रहा है। ये आप सिर्फ जगह आपने देख ली इंट्रो में कि कौन सी जगह है, कौन सा सेक्टर है। आप सिर्फ घर जरा देखिएगा और अब आप खुद सोचिएगा कि पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ में इस तबके से ताल्लुक़ रखने वाले अगर शख्स के साथ कोई उसका बेटा मार दे या कोई उसकी खुदा न खास्ता के साथ कोई मिसहैप हो जाए तो कानून कितना का उसको सीरियस लेगा, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप अच्छे तरीके से जानते हैं। इस वक्त ये घर आप ज़रा देखें, किराए का भी ये घर भी इनका अपना नहीं है, ये किराए का घर है। और इस वक्त मैं हसनैन के घर में मौजूद हूँ। इस घर का चश्मो चराग, इस घर का सहारा जो था ना, जालिमों ने वो छीना है। इस वक्त वो लड़का अगर ज़िंदा होता हसनैन, तो यकीनन इस घर में उसके भी बहुत सारे ख्वाब होते हैं कि मैं अपने बाप को, बूढ़े बाप को, बहन को थोड़ा सा उनको, उनकी लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं तो कम से कम इतना कि एक पता चले कि घर के अंदर कोई बेटा है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मुझे पता है कि मेरा कोई लफ्ज़ आपके चूँकि किसी उस दुख का मदावा नहीं कर सकता, इस वजह से मैं कोई लफ्ज़ ने ऐसा नहीं कहूँगी या मैं आपसे ताज़ियत का कोई फॉर्मेलिटी पूरी नहीं करूँगी। सीधा सीधा मुझे बताइएगा सर कि 5 महीने हो गए हसनैन के, 10 महीने हो गए, 5 से 10 महीने तकरीबन, मतलब हम ये कह लें कि 1 साल तकरीबन होने को आया। अभी ये बरसी खड़ी हुई है, 2 महीने के बाद आपके बेटे की बरसी खड़ी हुई है और अभी तक कातिल का कोई अता पता नहीं है। रात को किस तरीके से आप सोते हैं, आप किस तरीके से, मतलब नींद आ जाती है सर बताइएगा आपको उसके कत्ल के बाद से? बेटा हम रात दिन रोते रहते हैं, याद कर रहते हैं ये हुआ क्या है, क्या वजह थी, क्यों मारा इसको, वजह पूछना चाह रहे, लेकिन पुलिस वालों ने कोई कोई ताबून ही नहीं करा, कुछ करा ही ना, इन्होंने वर्किंग करी। ये हम जाते थे तो ये पैसा मांगते थे और 7 जने मिलने के थे, उनको उठाया था, मालूमात करी थी, लेकिन उनसे 10,000, 20,000, 15,000, 5,000, 8,000 ऐसे लेके मतलब उनको छोड़ दिया। हम ये नहीं कह रहे थे कि वही कातिल है, सिर्फ मालूमात के तौर पे उठाया था उनको, तो जो ना फिर उनको पैसे लेके छोड़ा था। बहरहाल पैसे नहीं लेने थे, इन्होंने पैदा करी पुलिस वालों ने, जो बात है, लेकिन ऐसा करना गलत है। ये पैदा क्यों करी, वो भी गरीब थे, मैं ये नहीं बोल रहा कि मेरे दुश्मन थे।
अब हम कुछ कह नहीं सकते कि वही कातिल है, सिर्फ मालूमात के तहत पे उनको उठाया था। ठीक है, यानी कि उन्होंने पैसे देके अपनी जान छुड़ाई और इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा नहीं बने जिनके ऊपर शक किया जा रहा था। जी ऐसे ही हुआ। तो जो ना कुछ बातें थोड़ी थोड़ी बताई थी, तो अली मेल लड़का था, उसने ये भी बोला था वो लड़की है, कंपनी में जाती थी, तो जो ना उसके नंबर भी इन्होंने लिए और वो लड़की उन्हें घर भी छोड़ दिया था। जिस जगह पे मेरे बेटे का मर्डर हुआ वहाँ रहती थी लड़कियाँ, तो उसने नंबर भी लिखवाए थे IOSIO को, लेकिन उन्होंने बोला ठीक है हम मालूमात करेंगे, उनको बुलाएंगे। लेकिन उन्हें अब तक जो ना 9 माह 10 माह हो गए तकरीबन, उन्होंने कुछ भी नहीं करा। हम गरीब है, इतने गरीब है कि हमारे घर के हालात आप देखें तो आपको खुद महसूस हो जाएगा कि हम बहुत गरीब है। मैं ही कमाने वाला था, मेरा बच्चा करता था, मेरे को फालिस का शॉट लगा मेरे बच्चे की वजह से, तो मैं भी घर में बैठा हूँ, मेरी बच्ची है घर में काम कर लेती है छोटा मोटा, तो हमारा गुजर बसर हो रहा है। अच्छा, कितने तकरीबन आपके बच्चे हसनैन के अलावा हैं? अभी जो मौजूद है, वैसे तो मेरे 5 बच्चे थे हसन समेत, अभी मेरी एक बेटा बड़ा वो अलग रहता हमारे साथ, उसके 3 बच्चे हैं, बेटी मेरी 3 है, एक शादीशुदा है, दूसरी बेटी मेरी रुकी हुई है, वो उसका शोर जो ना सही नहीं है, एक बेटी मेरी कमा रही है, 2 बेटी मेरे घर का क्या काम करती हैं वो? घर का काम कर लेती हैं, जैसे लेडीज़ कपड़े सीना, ठीक ठीक। ये काम करती हैं। सर मुझे ये बताइएगा कि हसनैन की मतलब कोई कंपनी ऐसी हो सकती है, कोई वजह ऐसी हो सकती है, क्योंकि देखिए किसी को कत्ल करना है ना, ये इससे बड़ा एक आमदन कोई जुर्म हो नहीं सकता। ज़ाहिर है कत्ल से बड़ा तो कोई जुर्म नहीं है ना। आप मुझे ये बताइएगा सर कि ऐसा क्या हुआ कि हसनैन ने आपको कभी बताया कि उसकी जान को खतरा है, या आपको ऐसा क्या लगा इतना एक्सट्रीम लेवल पे जाकर किसने ये कदम उठाया होगा, क्यों उठाया होगा, कुछ आपको अंदाजा हो रहा है? पुलिस तो अपनी इन्वेस्टिगेशन कर, मेरे ख्याल है कि उसको तो ठंडी हो चुकी है उसकी इन्वेस्टिगेशन। 1 साल में नहीं पकड़े गए तो फिर आगे आप सोचिए ना। हमें इसी वजह से आना पड़ा है कि ताकि आपका जो जख्म है वो इससे पहले कि बरसी की सूरत में हरा हो जाए, हम आपके ज़रा आपकी सुन लें। सर मुझे ये बताइएगा, कभी आपको ऐसा लगा कि मेरे हसनैन के साथ ऐसा हो सकता है? कभी आपने उसको तंबी की हो या उसने आपको कभी कुछ ऐसा बताया हो? नहीं, मेरे को कभी ऐसी बात हुई नहीं, ना अपनी बहनों से ना भाई से, कभी कुछ ऐसी बात। मिजाज कैसा था? कोई बहुत अच्छा था, खुश मिजाज था, हंसी मजाक भी करता था बहनों के कभी साथ। टेंस नहीं रहता था किसी वजह से? नहीं नहीं, सिर्फ वो काम करता था, कभी पैसे नहीं होते थे अपनी माँ से मांगता था। चावल का शौकीन था, बिरयानी का, वो नाश्ता भी जो ना करता नहीं था, रोटी तो खाता ही नहीं था बिल्कुल। सुबह नाश्ते में पापे या डबल रोटी, दोपहर में बिरयानी, रात को बिरयानी, बस ये इसका शौक था। और कपड़े पहनने का शौक था और बाइक चलाने का शौक था। सारी उम्र उसकी इतनी कम थी कि जवान था ना, 21 साल का बेटा था, तो उसको शौक तो बहुत थे। मैं तो गरीब आदमी था भाई, मैं जो मेरे से होता था मैं मेरे बेटे के लिए मैं करता था। तो अभी कुछ दिनों से ही जो ना वो काम करने लग गया था, 1 साल से तकरीबन। नहीं तो मेरे को उसकी तवक्को नहीं थी कि बेटा तू कर और मैं कमा के तू मुझे खिलाएगा। तो मैं ही करता था, मैं ठेला लगाता हूँ रेडी फ्रूट की। तो जब वो करने लग भाइयों में कौन सा नंबर था इसका? सब में छोटा था ये। सबसे छोटा था। अच्छा, घर में ना उसने अपनी बहनों को बताया, ना आपको बताया, ना वालिदा को बताया? कभी भाई को उसने कुछ ऐसा बताया कि भाई मुझे फला जगह से कुछ खतरात हैं, ये वो है? देखिए एक चीज़ होती है, जैसे कहते हैं डकैती में किसी के साथ मुठभेड़ में अगर किसी को मार दिया जाए वो एक अलग मामला होता है ना, उसका तो समझ में आता है कि उसको तो लेकिन इसका चूँकि ऐसा कोई लग नहीं रहा है कि डकैती के अंदर इसका वो हुआ हो, इसको अमदन कत्ल किया गया है, तो कभी कुछ ऐसा एहसास इनफैक्ट कि कभी उसने अपनी कोई ऐसी थॉट्स अपने भाई के साथ भी इनफैक्ट शेयर नहीं की? नहीं नहीं, कोई बात किसी को जो ना, पहली बात तो बाहर की बातें जो ना हमें शेयर बिल्कुल नहीं करता था, ना बहनों को ना माँ को। ना कभी उसने ये बोला कि मेरी शादी कराओ। हाँ। कुछ भी उसने ये नहीं बोला कि मेरी शादी कराओ। बस वो खुश था, बस हंसी मजाक, कोई मतलब उसके चेहरे पे जरा सी भी मायूसी नहीं आती थी कि मैं परेशान हूँ या कुछ हूँ। तो हमें भी नज़र आता था कि खुश है लड़का, कोई परेशानी नहीं थी। सिगरेट छालियात तक बिल्कुल नहीं खाता था वो। अच्छा। किसी फेल में नहीं था, किसी गंदी सोबत के अंदर था कि जैसे गंदे लोगों में बैठना, तो वो भी इसमें नहीं थे। सिर्फ यार दोस्त थे, वो भी अच्छे थे, बुरे नहीं थे लड़के। लेकिन अब जो मालूमात करी है इन्होंने, जो उठाया था, तो हमने तो ये बोला था सिर्फ मालूमात करें। इन्होंने मालूमात के साथ साथ जो ना उनको पैसे बटोरे इन्होंने। सर मैं आपसे ये, चूँकि 10 महीने हो चुके हैं इसलिए मेरा ये हौसला बढ़ रहा है, क्योंकि अभी आपका मुझे मालूम है कि मैं ऐसा मौका है कि अब मैं ज़ख़म बिल्कुल ताज़ा नहीं है, ज़रा थोड़ा सा गर्द इतनी हो गई है वक्त की कि आप ज़रा थोड़ा सा बग़ैर रोए ये बता सकते हैं। सर देखिए,
हसनैन चला गया है और आपने कहा है कि उसको इनफैक्ट कि उसने कोई चीज़ ऐसी आपसे शेयर नहीं की थी कि कभी उसकी ज़िंदगी को खतरा, यानी कि उसको कोई खतरा एज सच उसको फील नहीं हो रहा था कि कोई मुझे जान से मार सकता है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। सर आप ये बताइए, उसके जो दोस्त, उसके जो मिलने वाले, उसके तमाम तर उसके जो जिनके साथ उसका उठना बैठना था, कभी आपको उनके ऊपर कोई है कि वो कंपनी कैसी थी, उसकी वो सोहबत कैसी थी? सोबत तो बहुत अच्छी थी, अच्छा। इतनी ख़राब भी नहीं थी। बस ये है कि जवान थे, चुचुरापन तो करते ही थे, हंसी मजाक तो करते ही थे। तो मैं थोड़ी सी वो बात बताना चाह रहा हूँ कि जैसे हफ्ते की रात को ये गु- गया है घर से ये, तो मैं तकरीबन पौने दो के टाइम पे घर पे आया। तो मैंने पूछा, मैंने बोला हसन कहाँ है? तो मेरी वाइफ ने बोले यहीं कहीं होगा। तो मैंने देखा भी जाके, तो ये नहीं मिला। फिर अहमद नाम का लड़का बहुत उससे क्लोज था हसन से, तो मैंने अहमद क्या करता है? ये बर्तन का स्टॉल लगाता है अच्छा, बाज़ारों के ठीक अंदर। ठीक ठीक। तो मैंने उसको फ़ोन करा, मैंने बेटा अहमद तेरे साथ है या तुझे कुछ पता है? बोले नहीं अंकल मुझे पता नहीं है, ये कहाँ है? तो मैंने बोला तू किधर है ये बता। तो बोले मैं नाजमाबाद में दवाई दिलाने के लिए आया हूँ। तो मैंने चल ठीक है, कब तक आएगा? तो बोले मुझे 1 से 1.5 घंटा लगेगा। तो मैंने जैसे ही तू आवे तो मुझे फ़ोन करियो या मुझे बताइयो। तो इसने मुझे फ़ोन तो नहीं करा था, मैंने इसको कॉल करी थी तकरीबन पौने 3 के टाइम पे। बोले हाँ अंकल मैं आ गया हूँ। तो फिर मैं उसके घर पे गया, मैंने मालूमात करी। तो उसने फिर बातों बातों में एक बात करी, हो सकता है कोर्ट मैरिज करने क्या हो। तो क्या पसंदीदगी थी किसी लड़की के साथ? अहमद ने बताई कि कोर्ट मैरिज करने क्या हो, हमें तो इल्म नहीं था इस बात का। और किस लड़की से करने के लिए गया, उसका कोई अता पता? ये बिल्कुल हमें पता नहीं है, अच्छा। ना उन्होंने बताई कोई बात कि ये लड़की थी। हाँ एक दफ़ा नवीन नाम का जो लड़का था मेले में रहता था, उसने ये बताया था कि ये मोबाइल पे अहमद ने हसन को बोला कि हसन ये लड़की का ख्याल करियो, ये लड़की अपनी है। अहमद ने बोली, बर्तन वाले ने ये बात कि जो ना ये लड़की अपनी है। भाई इतना ही सुना था, उसने नवील ने बताई थी। वो उसका नवील भी दोस्त था, लेकिन नवील को बहुत मालूमात है इस मेरे बेटे के बारे में। आपको लगता है कि एक लड़की से कोर्ट मैरिज करने का जो ये फैसला था या ये कोशिश थी उसकी, वही उसकी जान ली गई? खुदा बेहतर जाने, मैं कुछ कह नहीं सकता। मैं तो ये कहता हूँ कि मैं भी बच्चे आला हूँ भाई। अल्लाह नहीं करे किसी के साथ नाजायज़ होवे, क्योंकि अब जाने वाला तो चले गया, अल्लाह ताला उसको जन्नत फिरदौस में आला मुकाम देवे। लेकिन मैं भी ये चाहता हूँ कि इन्हों पे किसी के साथ नाजायज़ नहीं होवे, लेकिन सिर्फ मालूमात करने की वजह से इन्हों को उठाया था। लेकिन उन्होंने अब तक जो ना सच नहीं बोला, अभी भी मतलब झूठ पे झूठ चल रहे हैं। लेकिन इंक्वायरी तो जारी है, अल्लाह ताला देखो इंसाफ मुझे मिले। अभी मैं उधर भी गया था, क्या नाम है उनका, DIG के पास, इरफान बलोच के पास। तो उन्होंने मेरी सुनी, तो मुख्तियार को भी बुलाया था। तो उससे पूछी, तो मैंने बोला आपने क्या करा? 10 महीने रगड़ा है तुमने मुझे, मेरे पास पैसे भी नहीं होते थे, मैं पैदल भी आता था, किसी से उधार लेके आता था पैसे में, मैं थाने पहुंचता था। तुमने मुझे परेशान करा, तुमने कुछ भी नहीं करा। तुमने ये बोला मुझे आप पैसे क्यों दे रहे हो, आपने पैसे मांगे। जिन लड़कों को मिलने वालों को उठाया तुमने, उन्होंने पैसे लिए। अबे तुम्हारा काम था, पैसे क्यों लिए तुमने? गरीब थे वो भी, कोई ले लाट नहीं थे, ना पैसे वाले थे, तुमने उनको उठाया, पैसागिरी करी तुमने। आज वो सस्पेंड हो गया है, अभी मेरे सामने उन लोगों को सस्पेंड करा है। इरफान बिलोच ने मेरी सुनी तो उसको सस्पेंड करा है, बदतमीजी करके उसको भगाया है। बोले जा तू सस्पेंड है आज से। मैं वहीं से आ रहा हूँ अभी, इरफान बिलोच के पास से, उसकी बेइज्जती करके उसको सस्पेंड कर दिया है। अभी आएगा तो ठीक है, अब जो दूसरा आएगा तो क्या तफ्तीश जो है उसके हाथ में होगी? जी उसके हाथ में हुई। ठीक है। तो मैंने यही बोला, मैंने बोला मुझे चाहिए ईमानदार, मैंने चोर पुलिस वाला मुझे नहीं चाहिए। मैं खुला बोलूँगा, अब तो डरना ही नहीं है मुझे, काम तो हुआ ही नहीं, भले मुझे कोई गोली भी मार दे मुझे टेंशन नहीं है। क्यों? मैं तो मर गया ना, मेरा बेटा चले गया दुनिया से, मेरे पास क्या बचा? हम रात दिन रो रहे गा रहे हैं, कोई हमारी फरियाद नहीं सुनना। सबसे मैं अपील कर रहा हूँ, पता नहीं कहाँ धक्के खाए, दरवाजे बजाए मैंने। सर आपने एक दफ़ा आवाज़ दी है और हम यहाँ पे हाजिर हो गए हैं 10 महीने के बाद भी, क्योंकि मुझे ये मालूम है कि अगर हमने इसको इस वक्त नज़र में लाकर इसको हाई प्रोफाइल नहीं बनाया तो यकीनन आपको 10 साल भी लग सकते हैं अपने बच्चे का इंसाफ तलाश करने के लिए। इस वजह से मैं यहाँ पर आई हूँ। इरफान बलोच साहब ने जिस तरीके से आपकी एक आपको एक हौसला दिया है, मैं चाहूँगी ये कहना कि इरफान बलोच साहब एक टूटी कमर के बाप की, जिसकी कमर टूट चुकी है, उसके जवान साल 21 साल के वाहिद सहारे
कि इस तरीके से छिने जाने की वजह से वो टूटा हुआ बाप आपसे उम्मीद लगा के बैठ गया है। गो कि ये आपका ही फ़र्ज़ है और आपकी ही ड्यूटी है, लेकिन इसके बावजूद वो बाप अगर आपसे एक उम्मीद, एक आस लगा के बैठ गया है, तो समझ लीजिए कि आपके ऊपर आ गई है ज़िम्मेदारी उससे भी ज़्यादा भारी जितनी है आपके ऊपर वाजिब थी। लेकिन कम से कम तफ्तीश का कोई ऐसा सामने तो सिरा आए कि कम से कम कुछ 10 महीने के बाद ही सही, कम से कम एक सिरा तो हाथ में आए। ये तो पता चले कि कम से कम एक जगह से जहाँ से ये कत्ल की शुरुआत हुई, कम से कम थोड़ा सा कोई ठिकाना तो पता चले, कुछ तो पता चले। अभी एक अंधा कत्ल है। कहा जा रहा है कि भाई हसनैन जो थे वो पसंद की शादी करना चाह रहे थे, इसमें कोई कबाहत नहीं है। 21 साल का बंदा है और बालिग है, कानूनी तौर पे उसको इजाज़त है, कोर्ट मैरिज करना चाहता तो कर सकता था। इस पादाश में अगर उसको कत्ल किया गया है, जो एक एहतमाल यानी कि एक पॉइंट है कि यार और तो कोई वजह नज़र नहीं आ रही, क्या ये तो नहीं है कोई वजह, तो इन्वेस्टिगेट करें सर, इन्वेस्टिगेट करें। इन्वेस्टिगेट करके थोड़ा सा तो कुछ सामने लेकर आए ना। काश के मुझे इस वक्त इनके लिए आवाज़ बन के आना, इनकी चीख सुन के मुझे ना आना पड़ता। काश के इनको थोड़ा बहुत पता चल जाता और मुझे ये कह रहे होते बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कि नहीं अब मुझे पता चल गया कि कौन है, अब पुलिस तफ्तीश कर रही है, अब मैं तसल्ली में हूँ। तो अभी इरफान बलोच साहब आपसे बदस्ता गुजारिश है कि इसको इसको समझ लें कि जो जो फर्स्ट प्रायोरिटी है ना, उस प्रायोरिटी में इस केस को आप खुदा के लिए मंतकी अंजाम तक पहुंचाए। 10 महीने हो गए हैं, पुलिस के ऊपर एक बहुत बड़ा दाग लग सकता है। इतना इसमें खींचातानी की ज़रूरत नहीं है, इसमें इतना टाइम नहीं लगना चाहिए था, ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है। छोटी सी ब्रेक अब। अच्छा, मेरे साथ इस प्रोग्राम के हिस्से में उस हसनैन की बहन है। पेशतर इसके कि मैं इसकी बहन से बात करूँ, मैं सिर्फ़ वो रिश्ता क्या एक शिद्दत रखता है खून का, वो मैं सिर्फ़ आपसे डिस्कस नहीं बल्कि मैं सिर्फ़ एक मिसाल दूंगी आपको। आप सिर्फ़ वो मिसाल सुनिएगा और अपने आप को इसकी जगह पे रख के सोचिएगा। जो बहनें हैं वो ज़रा सोच लीजिए, इसी जगह पे अपने आप को रखिएगा। भाई सबको प्यारे होते हैं। ऐसे में अगर आपको 100% ये पता हो, अपने आप को रखिएगा इस साइड के ऊपर, जिस जगह पे एक बहन के दिल के ऊपर क्या गुजरती है कि जिस वक्त उसको पता चले कि उसका लाडला भाई जो सबसे छोटा भाई होता है, बड़े बहन भाइयों के लिए जो छोटा बहन भाई होता है ना, वो उनकी औलाद ही होता है, पहली औलाद। तो उस बहन की क्या हालत हुई होगी जिस वक्त उसने जनाजा देखा होगा अपने उस भाई का। जब आप थोड़ी देर के लिए अपने बहन भाइयों से राब्ते से गायब हो जाए, थोड़ी देर के लिए राब्ता ख़त्म हो जाए, तो आपके दिल के अंदर क्या क़यामत टूटती है, वो क़यामत इसने अपनी आंखों से देखी है। मैं आपका नाम जानना चाहूँगी, ना मैं आपकी शिनाख्त जानना चाहूँगी। मेरे लिए यही शिनाख्त काफ़ी है कि हसनैन की बहन है आप। बीबी मुझे ये बताइएगा कि हसनैन, अगर मैं उसके बारे में मालूम करूँ कि देखिए उसका जो कत्ल हुआ ना, कत्ल एक, मैंने आपके वालिद साहब से भी बात की है, कत्ल एक बहुत एक्सट्रीम लेवल का एक कदम होता है। ये आखिरी समझ लें कि ये इससे बड़ा कोई दूसरा जुर्म नहीं होता है। कभी हसनैन के किसी अमल से किसी आपको लगा कि इसको ख़तरा हो सकता है किसी से? नहीं, कोई बात का हमें पता ही नहीं था कि ख़तरा होगा कोई चीज़ का। कोई सब में खुश था, घर में खुश था, कोई ऐसी बात ही नहीं थी जो हमें डर हो, कोई ऐसी बात नहीं थी। बस बहुत अच्छा था मेरा भाई। हमें इंसाफ चाहिए। इधर उधर फिर रहे, 9 माह हो गए, कोई बात की कोई रिपोर्ट ही नहीं मिली कि क्या है क्या नहीं है, कोई बात का पता ही नहीं चला अभी तक से। बीवी अगर आप में थोड़ा सा हौसला हो तो मैं एक ऐसा सवाल करना चाहूँगी आपसे जो मैं अमूमन जिससे इज्तनाब बरत रही हूँ, लेकिन चूँकि अब 10 महीने का वक्त गुजर चुका है, इस वजह से मैं ये जानना चाहूँगी, आपको इत्तला कैसे मिली थी? हमें इत्तला ऐसे मिली थी कि ना मोबाइल के अंदर तस्वीर वायरल हुई थी इसकी, तो उससे हमें पता लगा। हमें यकीन नहीं आया। मेरे भाई, बड़ा भाई था, वो देखने गया, उसको ही बुलाया था। आपको जो हमारे पास जिस तरीके से वायरल ग्रुप्स वगैरह है ना, उसमें मोबाइल में जिस तरीके से वो ग्रुप्स के अंदर वो शेयर होती है, अगर कोई वाक़या हो जाए, मतलब आपको कोई कॉल नहीं आई है बल्कि ख़ुद आपको किसी ग्रुप पे अपने भाई के उसके मर्डर की और उसकी तस्वीर आई है, वो आपने देखी है, इस तरह हुआ है? हाँ, तस्वीर देखी है मोबाइल में। तस्वीर आई थी, वो मेरे बड़े भाई ने देखी थी। तो उन्होंने बोला था कि तुम है ना थाने जाओ,
थाने जब पता लगा ना तो फिर हमारे तो यकीन ही नहीं हो कि ऐसा हुआ, यकीन बिल्कुल भी नहीं हो रहा पे तो कितनी गोलियां लगी थी हसनैन को? है। गोली लगी थी या हसनैन को किस तरीके? गोली वोली नहीं लगी थी, किसी ने मारा है दरख्त में लटका के, पहले तो उसके साथ तशद्दुद करा है, फिर उसको दरख्त में लटका के उसको गोली नहीं लगी थी, इसका मतलब है तशद्दुद सिर्फ हुआ है, तशद्दुद से उसकी मौत हुई है। हाथ वाथ तोड़े हैं, उसको गला घोटा है उसका, गोली वोली नहीं लगी थी उसको। अच्छा, मैं ये इस वजह से सवाल मैंने किया है कि कुछ ग्रुप्स में, मैं थोड़ा सा इसका मैं वो कर दूँ, कुछ ग्रुप्स में जो इसकी डिटेल आ रही थी ना, उसमें ये था कि उसको तशद्दुद के बाद गोली मारी गई है। गोली नहीं मारी, इनफैक्ट कि उसका तशद्दुद इतना एक्सट्रीम लेवल पे था कि उसमें उसकी मौत हुई है और उसके बाद उसको दरख्त पर लटका दिया गया था। ये जिस तरीके से तशद्दुद किया गया है ना, इसका मतलब तो ये है कि किसी के दिल के अंदर बहुत खार थी। ऐसा हाँ ऐसा ही। इस खार को पालने वाला कुछ अंदाज़ा आपको नहीं हो रहा है कि कोई ऐसा शख्स हो सकता है जो इतना दिल में ग्रज, इतना दिल के अंदर नफरत पाल के बैठा हो? ये हमें पता ही नहीं है कि किसी के दिल में क्या थी क्या नहीं थी, हमें कुछ बात का पता ही नहीं था। अगर पता होता उसको इधर उधर कर देते हैं, या बात का कोई पता लगता, कुछ ऐसा है ही नहीं था, ना मैं कुछ बताता था मेरा भाई। अच्छा, देखें, अब भाइयों को अगर कोई लड़की पसंद होती है और वो अगर कहीं पे शादी करना चाहते हैं तो या तो वो अपनी माँ को सबसे पहले बताते हैं या अपनी बड़ी बहन को बताते हैं। क्या अभी जो कहा जा रहा है कि एक कड़ी जो ये लग रही है वो ये हो सकती है कि वो कोर्ट मैरिज करने के लिए जा रहा था, किसी खातून से, लड़की से करने के लिए जा रहा था। गो कि ये कोई खिलाफ कानून काम नहीं है, कोई खिलाफ शरीयत काम नहीं है, क्योंकि 21 साल उसकी उम्र है, वो बालिग था, कोई कर सकता था। आपको लगता है कि कभी उसने आपको कोई बताया हो कि वो फलां बंदी को पसंद करता है और उसके साथ शादी करना चाहता है और कोर्ट मैरिज के लिए जा रहा है? नहीं, कभी उसने शादी का जिक्र ही नहीं करा। उसने ये बोला था कि छोटी बहन बची थी शादी के लिए, पहले छोटी बहन की शादी करेंगे फिर जाके मैं करूँगा। कोई दिल में ऐसी बात हमें बताता भी नहीं था ये शादी करने के बारे में। अगर किसी लड़की का फ़ोन, हमें तो खैर पता ही नहीं था लड़की से बात करता था या नहीं करता था, दोस्त यारों को ही फ़ोन आता था, बाहर जाके बात करता था, घर में नहीं करता था। यानी कि आपको मुकम्मल तौर पे उसने कभी कुली तौर पे ऐसा कुछ नहीं बताया? कुछ भी, कोई बात का हमें पता ही नहीं था। दोस्त यारों का फ़ोन आता था, बाहर ही जाता था, घर में नहीं करता था वो। फिर उसके बाद आप, जिस वक्त आपने वो ग्रुप में तस्वीर देखी तो आपके भाई जो थे वो पुलिस स्टेशन गए, और जब ये कंफर्म हुआ तो जाहिर है कि उस वक्त तो आसान ऐसे होते हैं ना कि मतलब एक आपका भाई जो घर से किसी उसमें, और आपने हंसता खेलता वो उसे रुखसत किया हो। हंसता खेलता गया था वो, एनआईसी लेने आया था, रात के हफ्ते की रात को लेके गया, एनआईसी की फ़ोटो कापी लेके गया। यकीन ही नहीं हो रहा था हमें जब उसको देखा ना, नहीं है मेरे हमारे भाई के साथ ऐसा हो ही नहीं सकता, यकीन ही नहीं हो रहा। बड़ी बहन भी ये कह रही नहीं, हसन के साथ कुछ नहीं हो सकता, बिल्कुल यकीन ही नहीं हो रहा था। सही था, कोई ऐसी बात ही नहीं थी, हंसता खेलता गया है, बस यकीन नहीं हो रहा था हमें कि ऐसा हुआ है। कल अगर आपको, अच्छा फिर उसके बाद ये जाहिर ये मामला इस किस्म का था, फिर उसके बाद जाहिर है कि कफन दफन के बाद फिर जो सबसे पहला काम वो ये था कि आपके वालिद साहब और आपके बड़े भाई और आपके घर वाले जो थे वो पुलिस के पास गए कि आराम से एफआईआर का इंदराज हो गया था या हीले बहाने किए गए थे? पुलिस की कारकर्दगी इन 10 महीनों में कैसी रही? उन्होंने बोला था कि एनआईसी लेकर आओ फिर जाके तुम्हें बॉडी देंगे। एनआईसी लेकर आओ फिर बॉडी देंगे। एनआईसी किसकी? इस वालिद साहब की? अबू की ना, फ़ोटो कॉपी लेकर आओ। फिर वापसी बड़े भाई लेने आए, फ़ोटो कॉपी लेने आए। दिमाग ही काम नहीं कर रहा था हम लोगों का, क्या करना है क्या नहीं। फिर फ़ोटो कॉपी लेने आए, फिर जाके इन्होंने बोला उधर चले जाओ, फ़ोटो कॉपी ली उन लोगों ने। सर फ़ोटो कॉपी आपसे लेने के बाद मुझे सर ये बताइएगा कि पुलिस का रवैया, सबसे पहले तो आप रवैये का बताइएगा। एक गरीब आदमी जिस वक्त अपने बेटे की एफआईआर दर्ज करवाने के लिए गया तो क्या पुलिस का रवैया आपके साथ वैसे ही था कि अगर खुदा न खास्ता कल मुझे जाना पड़े तो वो मुझे जिस तरीके से ट्रीट करेंगे, एक प्रोटोकॉल के साथ नहीं तो कम से कम एक उस तरीके से कि भाई जो इनका फ़र्ज़ बन रहा है? या आपको लगा कि शायद आपके गरीब होने की वजह से शायद उन्होंने आपको उस तरीके से नहीं ट्रीट किया, कानून उस तरीके से आपका सहारा नहीं बन सका? नहीं बेटा, बहुत गंदा तरीका था पुलिस वाले का, जो केस का जो आईओ था, तो उसने बस बदतमीजी से थोड़ा बातें कर रहा था, आप एनआईसी लेके आओ। तो मैंने सर पर्चा तो दिखाया है आप, और फिर ये उस बाप से बात कर रहे हैं कि जिसका 21 साल का बेटा जो है वो तशद्दुद से हलाक हो चुका है और वो उसको जनाजा उसका पढ़ के आ रहा है, उस बाप से ये बदतमीजी कर रहा है? जी, मेरे से बदतमीजी भी करी थी। उसका नाम था फिदा हुसैन। तो मैंने बोला, आप बोला नहीं आप एनआईसी लेके आओ, हम तुम्हें ऐसा पर्चा नहीं देंगे।
तो मेरे पास था नहीं, तो फिर मैंने बड़े बेटे को भेजा घर पे। मैंने जा बेटा मेरी एनआईसी लिया, उसकी फ़ोटो कापी भी ले आई हो। तो ये बेचारा 1 घंटे में तकरीबन, घर दूर था ना, तो तकरीबन पौन घंटे। थाना कौन सा लगता है? सरजानी थाना। तो अच्छा, एफआईआर जो ना मेरी गैर मुद्दत में क्यों कटी? मेरे को इंतजार तो करना था ना इनको कम से कम, भाई जाहिर है शाम तक या दूसरे दिन तक। इन्होंने मेरी गैर मुद्दत में एफआईआर भी काटी है, तो क्यों काटी? इन्होंने पैदागिरी करी, किसी से 8,000 लिए, किसी से 10,000 लिए, ऐसे करके इन्होंने पैसे बटोरे। और मुझे ये कहते थे आप डीजल कोई डलवा रहे हो, पैसे कोई दे रहे हो जो आपका काम करे जाए। मैं जा के तकरीबन 7 महीने तक मैं इतना परेशान, हाथों पे पैरों पे मैंने हाथ जोड़ लिए इन्हों के आगे, पैरों पे भी हाथ लगा दिया। मैंने भाई आप कुछ कर रहे हैं, वर्किंग भी आप नहीं कर रहे ना, उधर जा रहे जहाँ मर्डर हुआ है, तहकीकात तो करें, कुछ ना कुछ मालूम है, CDI देखें इसकी, वहाँ जाके जो कैमरे जो लगे हुए होते हैं, वो भी इन्होंने कुछ भी नहीं करा। फिर वो अल्लाह इनको भला करे, रुखसाना अकील बीच में पड़ी, तो उसके दबाव के अंदर इन्होंने जो ना फिर गए मेरे साथ वर्किंग करने के लिए उस जगह पे जहाँ इसको लटकाया था बेटे को मेरे। फिर गए थे ये, फिर भी इन्होंने कुछ भी नहीं करा। मतलब एक दफ़ा ही गए, उसके बाद भूल गए वो। मुझे तो इतना थका दिया बच्चे के सदमे की वजह से, मेरा दिमाग भी काम नहीं कर रहा, आंखों से भी नहीं दिख रहा, और पालिश का शॉट पड़ा मेरे। एक लुटावा बाप, एक लुटावा घर, जिसका अब कुछ भी बाकी नहीं रहा इस बच्चे को मारने के बाद, इनका बच्चा छीनने के बाद। उसमें भी कानून ने इनको आखिरी हद तक इनकी हड्डियों में से गूदा निकालने की कोशिश की। वो जो जमा पूंजी इस गरीब आदमी की थोड़ी सी थी ना, वो भी 10 महीनों में लग गई। खा गया कानून। इसका बेटा तो माशरे ने खाया सो खाया, बाकी जो इनकी जमा पूंजी थी वो कानून खा गया इंसाफ देने के चक्कर में, जिसमें अभी तक एक ढिले का जो है वो इंसाफ के कोई एक स्टेप जो है वो इस केस के अंदर जो है वो आगे नहीं बढ़ाया गया। वो तो अल्लाह भला करे कि आज आपकी मुलाकात हो गई है इरफान बलोच साहब से। इरफान बलोच साहब जो हैं उन्होंने थोड़ा सा वो चूँकि उनके इल्म में नहीं था, अब जब उनके इल्म में गया है तो अब हम देखते हैं कि इरफान बलोच साहब, अब तो आप यकीन मानिए कि अब तो आपका नाम लेकर हम ये कह रहे हैं कि सर अब अगर कोई इस केस को मंतकी अंजाम तक कोई पहुंचा सकता है वो डायरेक्ट आप कर सकते हैं। नीचे जो आपका अमला था, देखिए अगर आप, बड़ी अफसोस की मैं आपको बात बता रही हूँ, सिर्फ पाकिस्तान और कराची ये सिर्फ गंदगी की वजह से या फिर जो है ना वो एटमॉस्फेयर की वजह से बदनाम नहीं है कि ये बहुत पीछे जाते जा रहे हैं, करप्शन के मामलों में पीछे जाते जा रहे हैं। सबसे ख़तरनाक पहलू ये है कि हम तालीम और कानून की फराहमी के लिए भी पूरी दुनिया में बदनाम है। ये आपका पुलिस सेटअप है और ये आपका जो है वो तर्ज अमल है, जिसकी वजह से लोग, अगर कभी भरोसा करना पड़े ना 2 लोगों के ऊपर कि या तो कानून पे भरोसा कर लो या फिर अपने खुद ही अगर इंसाफ हासिल करना है तो उस पर करो, वो खुद इंसाफ हासिल करने के लिए, या फिर कह देंगे कि भाई अगर हम नहीं कर सके ना तो हम अल्लाह पे छोड़ देंगे। कानून से आपको कोई उम्मीद अगर नहीं नज़र आ रही ना इन लोगों की या आवाम की, या आवाम इतने नेगेटिव हैं कानून के लिए, उसके तकाज़ों के लिए, उसको फराहमी के लिए, इंसाफ की फराहमी के लिए, वो गलत नहीं है। ये आपका सेटअप है और ये आपका जो है ना वतीरा है, जिसकी वजह से कानून और उसके हसूल को आम आदमी जो है वो डिनाई करता है कि हमें नहीं मिलता, सही करता है। छोटी सी एक ब्रेक अब। के बाद खुशामदीद। अब घर के उस बड़े बेटे से बात कर लेते कि जिसने सबसे पहले मोबाइल पर अपने उसके भाई का कत्ल हुआ और उसको इत्तला जो थी वो किसी ने फ़ोन करके नहीं दी है या उसको जो है मेंटली तौर पर प्रिपेयर करके नहीं दी है कि एक ऐसी खबर बताने के लिए जा रहे हैं जो पहाड़ से भी ज़्यादा वज़नी होगी किसी भाई के लिए, वो उसको इस तरीके से नहीं बताई जा रही। जिस तरीके से आपको और मुझे ग्रुप्स के अंदर एक किसी नामालूम शख्स की कोई खबर मिलती है कि फ़लाँ जगह पर, आप अक्सर ग्रुप आपने भी ऐड किए होंगे ना, तो उसमें ये क्या होता है कि आपको मिलती है कि फ़लाँ जगह पे जो है वो फ़लाँ जो है वो लाश मिली है या फिर फ़लाँ शख्स को कत्ल कर दिया गया है, उसकी डिटेल आ रही होती है। एक भाई को अपने भाई के कत्ल की खबर इस बेरुखी के साथ मिली है और इतने कैजुअली मिली है, वरना आप सोच सकते हैं, अगर आप इस जगह पे अपने आप को रख के सोचें, मेरे अल्फाज को साथ में रखिए,
आपको अंदाज़ा होगा कितना भारी इनके ऊपर ये वक्त गुजरा होगा। शकील, आप बड़े भाई हैं हसनैन के। शकील, हसनैन, मैं आपके घर वालों से, आपकी बहन से, आपके वालिद से, मैं यहाँ के लोगों से, चूँकि आप यहाँ पे नए नए आई हैं, आप यूसुफ गोट में ये वाक़या हुआ था यानी कि सुरजानी में, और अब आप लोग जो हैं हसनैन के कत्ल के बाद आप यहाँ पर आई हैं नए नए, ताकि माँ से जान छुड़वा के आप आ सकें। शकील, ख़बर आपको जब मिली तो यकीन आ गया था कि ये मेरा ही भाई है, क्योंकि उसको तशद्दुद उस पर किया गया था, क्या काबिल शनाख्त था वो? यकीन नहीं आ रहा था, इस तरह की हालत थी उसकी, देखा ही नहीं जा गया था मेरे से, तो चक्कर आने लग गए, वहाँ गिरने वाला था, लेकिन मैंने अपने आप को संभाला। जिस हालत में था देखा नहीं जा रहा था मेरे से। फिर उसके बाद आपको वो लाश कैसे मिली उसकी? हम गए थाने के, बताया था उस लड़के ने, बोला थाने जाओ उधर से पता पड़ेगा। वहाँ गए तो वहाँ पर भी पुलिस वाले परेशान कर रहे थे, बोले ये लिया वो लिया। वहाँ गए तो फिर शनाख्ती कार्ड के लिए बोला, फिर शनाख्ती कार्ड लेके आया, फिर मैं घर से वापसी, वहाँ पर भी परेशान करने लग गए थे, बोले इधर चले आओ उधर चले आओ, काफ़ी जगह पे भिजाया। फिर काफ़ी मेरे को गुस्सा तो इतना आ रहा था, सुनाया मैंने, फिर जाके उन्होंने बोला अच्छा आप बैठो, आप इनसे मिलो, नाम उसका आइयो मुख्तार? जी नहीं मुख्तार नहीं, वो कौन? फिदा हुसैन था। फिदा हुसैन, ठीक है, आइयो फिदा हुसैन, उसके पास भेजा। फिदा हुसैन का कैसा रवैया था आपसे? बहुत गंदा रवैया था, उन्होंने काफ़ी बदतमीजी से बोल रहा था, बोले इधर चले आओ उधर चले आओ, यहाँ परेशान बैठे हुए हम, तुम और परेशान कर रहे हो। क्या हो गया भाई? उसके बाद लाश मिली है, लाश आपने रिसीव की बहुत बदतमीज़ी का सामना करने के बाद, उस हालत में भी जब आपके घर से जनाजा गया है भाई, उसके बाद मुझे ये बताओ कि कभी किसी की कॉल आई है कोई पैचअप करने के लिए, या फिर पुलिस ने कभी आपसे कहा हो कि भाई आप जो हैं वो मतलब 10 महीने हो गए ना सामने आपकी बरसी खड़ी हुई है उसकी पहली, इस दौरान में कभी पुलिस ने ये कोई शर्मिंदगी का इजहार किया कि हम नहीं अभी तक आपके भाई का कातिल गिरफ्तार कर सके? अभी तक नहीं, ऐसी कोई बात नहीं हुई। अभी जब जाते हो तो क्या होता है जी, अभी कभी थाने जाते हो इस 10 महीने के बाद, इतने में सवारी करा रहे होते हैं बस, सवारी करवा रहे हाँ, कुछ भी नहीं होता, जाना फजूल हो जाता हमारा। अबू से भी बदतमीजी करिए काफ़ी, बता रहे थे वो। तो यही वाली मुझे जो सही मुझे गुस्सा आ रहा है ना, वो इस बात के ऊपर आ रहा है कि आप लोगों के साथ ऐसी हालत में बदतमीजी की जबकि आप खुद विक्टिम हैं। भाई मुझे ये बताओ कि 10 महीने गुजर गए, अभी इरफान बलोच साहब से मुलाकात हुई है, अभी अभी जब हम आए हैं तो आपके वाले साहब की मुलाकात हुई है, उनसे वो थोड़े से राज़ी हैं कि वो थोड़ा सा वो कर सकते हैं। आपको लगता है अभी भी उम्मीद है आपको कि कानून अभी भी गिरफ्तार कर सकता है? 10 महीने हो गए, यह याद रखना, 1 साल होने को आया। इनसे ही थोड़ा सा ये है कि हो जाए करते हैं तो अच्छी बात है, बाकी उम्मीद तो कोई भी नहीं आ रही है। फर्ज करें कि ढेर सारा पैसा होता और आपको वो बुलाते, तो अगर आपके पास भी कोई झंडे वाली गाड़ी होती, या फिर आपकी भी डबल केबन गाड़ी होती, या कम से कम सिटी या आपके पास कोई होती कोई 40-45 लाख की गाड़ी, और उसमें आप जा रहे होते, फिर आपको लगता है कि आपका काम हो जाता? फिर वो सलाम भी करते, सारे काम करते और एक दिन के अंदर मसला हल करते। 10 महीने हो गए, मैं 10 महीने से रो रहा गा रहा हूँ, मेरे दिल से पूछो मेरे साथ क्या गुजर रही है, मैं अपने आंसू किसको दिखाऊँ? सबके दरवाजे बजाए लेकिन किसी ने भी नहीं सुनी। मैं सब जगह गया हूँ, IG DIG सबसे फरियाद कर रहा हूँ, मेरे पास नंबर भी, अब अल्लाह का शुक्र है इतनी मेरे ताल्लुकात हो गए, इतने मेरे पीछे खड़े हुए IG DIG कर रहे हैं वो भी, लेकिन बस कह रहे हैं वो तो अपनी मनमानी कर रहे हैं। ऊपर का अमला देखें, DIG साहब, SSP साहब, अगर वो आपके साथ ताउन करेंगे भी ना तो वो है ऊपर लेवल के, जो आपका असल पाला पड़ रहा है ना वो IO इंस्पेक्टर इन लेवल से पड़ रहा है, और इनका थाना कल्चर किसी सूरत पर सुधरने का नाम नहीं ले रहा। ये तो पैदागिरी कर रहे हैं ना, उनको भी घुमा रहे हैं, हाँ कर रहे हैं, वो साथ को बैठे हुए साथ है तो बताएं, वो कह ही सकते हैं ना, ऑर्डर दे सकते हैं भाई काम करो, कातिल क्यों नहीं पकड़े जा रहे, तो वो कुछ भी नहीं करा। उनको भी कह रहे रुखसाना आपी को भी यही बोला, उन्होंने सवाल करा भाई क्या हो रहा है, क्यों नहीं कर रहे तुम, तो उनको भी घुमाया है, 10 महीने से घुमा ही रहे हैं। बहुत शुक्रिया। आप आए दिन तबादले करते रहते हैं बड़े लेवल पर, कभी हमारे पास डिटेल आ रही होती है कि IG सिंध को चेंज किया जा रहा है, बेहतरी कराची के लिए करने की कोशिश की जा रही है, निज़ाम कानून को बेहतर बनाने के लिए और कानून का इंसाफ की फराहमी के लिए जो है वो हम बड़े लेवल पे जो है वो तबादले कर रहे हैं। आप तबादले करते रहें जब तक कि आपका निचला वाला ये IO के लेवल तक, SHO के लेवल तक आपका थाना कल्चर इंसान नहीं बनेगा, इंसानियत को इंसाफ नहीं मिल सकता।
आपके ऊपर एक काले धब्बे की तरह ये काली भेड़ें आपके थानों के अंदर ही बैठी हुई हैं। ज़रा कभी आइए, विज़िट कीजिए ना, कभी आप अपने इस सरप्राइज विज़िट आप कभी करें, अपनी ज़रा रखें अपनी ये प्रोटोकॉल को एक साइड के ऊपर और ज़रा करें। ऐसा हो चुका है, ऐसा प्रैक्टिस बहुत सारे कुछ शेर जवान कर चुके हैं और उनको बहुत अच्छे तरीके से अंदाज़ा है कि जिस वक्त आप अचानक जाएंगे ना अपने थाने के अंदर, आपको एक नई किस्म की एक आपको आपके एहसास और आपके एक्सपीरियंस में इजाफा होगा। आपको पता चलेगा थाना कल्चर जो बदनाम है वो है किस वजह से। देख लीजिए अपने थानों के कल्चर का, जो निचले तबके का आपका जो थाना कल्चर है ना, एक दफ़ा देखिएगा। ऐसा नहीं है कि आपको पता नहीं है, आप एक दफ़ा जाइए और एक दफ़ा वहाँ पर जो साइलिन आए हुए हैं ना, जो जुल्म का शिकार हुए लोग आए हैं, उनके साथ उनका रवैया देख लें। मैं कसम खा के कहती हूँ कि आप खुद ये कहेंगे कि एक सिरे से पूरा का पूरा, एक सिरे से दूसरे सिरे तक पूरा थाना कल्चर चेंज करके रख दो। नफरत हो जाएगी आपको अपनी थाना कल्चर से। ये मेरा दावा है साइमा कबल का। छोटी सी एक ब्रेक का वक्त, अभी तक 10 महीने हो गए इंतजार में बैठे हुए हैं। हसनैन का कातिल नहीं पकड़ा गया है, क्या वजह हुई है, कुछ हुआ है, कुछ पता नहीं है। पुलिस का अभी जो है इरफान बलोच साहब कुछ कर ले तो कर ले, वरना कोई सामने इंसाफ का कोई सीन नजर नहीं आ रहा। आज का प्रोग्राम बस यहीं तक। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।